नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। माया ऐप के तहत आज बॉलीवुड फ्लैशबैक में हम बात करने वाले हैं जिस अभिनेता के बारे में वो बहुत ही कमाल के हैं। हम जिस अभिनेता के बारे में आपको आज बताने वाले हैं उनके अभिनय के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी काफ़ी कमाल का और काफ़ी मज़ेदार है। उनकी फिल्में इतनी मज़ेदार होती थी कि लोग आज भी देखते हैं तो उसका खुमार नहीं उतरता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर सुनील दत्त की। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। लीजेंडरी एक्टर सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को अविभाजित भारत के एक खुर्द नाम के गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। जन्म के साथ ही उनका नाम बलराज दत्त रखा गया था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन को बहुत ही करीब से देखा था और उससे होने वाले दंगों को भी बहुत ही करीब से महसूस किया था और उनके भुक्तभोगी भी रहे थे। जब ये दंगे चल रहे थे तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए। बंटवारे की उथल पुथल इतनी थी कि उन्हें अपने परिवार को दिल्ली भेजना पड़ा और खुद चले आए लखनऊ के अमीनाबाद में उन्होंने काफ़ी समय बिताया और फिर उन्हें मौका मिला अपने सपने को पूरा करने का। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुंबई चले आए। अब मुंबई आने के बाद जहाँ एक तरफ वो जय हिंद कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो जॉब भी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे ताकि उनके खुद के खर्चे निकल आए। आपको ये बात भी बता दूं कि सुनील दत्त साहब एज अ रेडियो अनाउंसर भी काम कर चुके हैं और अपने रेडियो करियर के दौरान उन्होंने नरगिस को इंटरव्यू भी किया था और उस दिन उन्हें ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आगे चलकर दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं। रेडियो की दुनिया के मशहूर हस्ती अमीन सयानी साहब अक्सर ये बात बताते हैं कि जो सुनील दत्त साहब थे वो बहुत ही चुस्त और जोशीले अनाउंसर थे। ये काम करते हुए वो काफ़ी फेमस भी हुए। वो हर एक काम को बड़ी शिद्दत और मेहनत से करते हैं और वो कहते हैं ना कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई और 1955 में बनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में उन्हें मौका मिला। फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म उनके लाइफ की पहली फिल्म थी। इसके ठीक 2 साल के बाद आई फिल्म मदर इंडिया में महबूब खान ने सुनील दत्त को साइन कर लिया और इसमें उनके माँ के किरदार में थी नरगिस। दोनों ने क्या खूब अभिनय किया कि फिल्म बहुत ही अच्छी बनी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान नरगिस अक्सर सुनील दत्त को बिरजू कहकर बुलाती थी और जब ये फिल्म कंप्लीट भी हो गई फिर भी उन्हें बिरजू ही कहकर बुलाने लगी थी। इस फिल्म से जुड़ी ये बात भी बहुत मशहूर रही कि फिल्म के सेट पर एक बार भीषण आग लग गई थी जिसमें सुनील दत्त साहब ने नरगिस को बचाया और यही वजह है कि दोनों ने आपस में शादी कर ली। लेकिन एक बार इंटरव्यू के दौरान सुनील दत्त साहब ने इसे सीधे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने नरगिस से शादी इसलिए किया क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जो मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। बस यही वजह है कि मैंने उनसे शादी के लिए मनाया, प्रपोज किया और फिर दोनों शादी कर ली। जब दोनों की शादी हुई थी तो नरगिस पहले से ही एक सफल अभिनेत्री थी, लेकिन सुनील दत्त साहब धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। लेकिन शादी के बाद सुनील दत्त साहब की तो किस्मत ही खुल गई। वो एक के बाद एक हिट फिल्में देने लगे थे। वो उस समय हर तरह के किरदार बहुत ही अच्छे से निभा रहे थे, चाहे वो कॉमेडी हो, सीरियस हो या फिर कुछ और ही क्यों ना हो। 50 और 60 के दशक में लगभग उनकी सारी फिल्में हिट हो रही थी, चाहे वो फिल्म साधना हो, सुजाता हो या फिर मुझे जीने दो ही क्यों ना हो या फिर फिल्म 1968 में रिलीज हुई पड़ोसन क्यों ना हो। अब बात करें फिल्म पड़ोसन की तो इस फिल्म को बनाने का पूरा आइडिया अरुण चौधरी के द्वारा लिखी गई स्टोरी पाशेर बारी से लिखी गई। ये एक बंगाली स्टोरी थी जिसे अरुण चौधरी ने लिखा था। इस पर पहले भी कई लैंग्वेजेस में फिल्म बन चुकी है, लेकिन वो फिल्में काफ़ी चली नहीं या लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगी। इस फिल्म को बनाने के राइट्स जो है वो पहले ही विमल रॉय ने खरीद रखा था, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने इसके राइट्स खरीद लिए थे, लेकिन उनके पास समय ही नहीं था कि वो इस पर फिल्म बना सके। उनके पास और भी बहुत ही सारी फिल्में थी जो ऑलरेडी बना रहे थे। तो इस बात की भनक जब लगी महबूब खान को, जब उन्हें पता चला कि ऐसी कोई स्टोरी है जिस पे फिल्म बन सकती है, तो उन्होंने जाकर के विमल रॉय से बात किया और उनसे इजाज़त ले लिया इस फिल्म को बनाने की। इस फिल्म को बनाने के लिए महबूब खान ने तुरंत से अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको काम सौंप दिया। जैसे कि आर डी बर्मन को संगीत का काम सौंप दिया, ज्योति स्वरूप को निर्देशन का काम सौंप दिया और एनसी सिप्पी को अपने साथ प्रोड्यूस करने के लिए मना लिया। इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया सायरा बानू को और भोला के किरदार के लिए सुनील दत्त को कास्ट कर लिया गया।
यह फिल्म इतनी बेहतरीन बनी कि बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छे पैसे बनाए और लोगों को खूब पसंद भी आए। इस फिल्म में सभी ने बहुत ही ज़बरदस्त अभिनय किया और अपना टैलेंट दिखाया, चाहे वो सुनील दत्त हो या फिर सायरा बानू हो या फिर किशोर कुमार ही क्यों ना हो। इस फिल्म के गाने भी इतने बेहतरीन थे कि आज भी लोग सुनते हैं तो झूम उठते हैं। अब यही गाना क्यों ना ले लो, मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। फिर ये गाना ले लो, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। सारे ही गाने इसके बहुत ही बेहतरीन है। आप आज भी सुनेंगे तो सच में झूम उठेंगे। धीरे धीरे सुनील दत्त साहब को लोग खूब चाहने लगे थे, उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया जा रहा था और उनके अभिनय को भी खूब सराहा जा रहा था। ये ऐसा समय आ गया कि टिकट काउंटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई सुनील दत्त साहब की फिल्मों को देखने के लिए। टिकट नहीं मिल रही थी, टिकट ब्लैक में लेने पड़ रहे थे उनकी फिल्मों को देखने के लिए। ये वो वक्त भी था जब प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के साथ इनकी जोड़ी खूब जम रही थी। इन्होंने साथ में कई फिल्में भी की, चाहे वो गुमराह हो या फिर हमराज ही क्यों ना हो। और फिर 1968 के आते आते सुनील दत्त साहब फिल्मों के प्रोड्यूसर भी बन गए और अपनी पहली फिल्म बनाई मन का मीत। इस फिल्म में सुनील दत्त साहब ने अपने छोटे भाई सोम दत्त को ब्रेक दिया था। इस फिल्म में विनोद खन्ना को भी एज अ विलन ब्रेक दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ विनोद खन्ना या फिर सोम दत्त को ही नहीं, बल्कि इनकी बाद में आई फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन को भी इन्होंने काम दिया था। क्या अलग बात है कि रेशमा और शेरा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी थी और अमिताभ बच्चन को ब्रेक भी इन्होंने ही दिया था। और ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर पिट गई तो ये काफ़ी परेशान रहने लगे। इन्हें फाइनेंशियल कंडीशन जो इनकी है वो बहुत ख़राब हो गई थी, ये काफ़ी उधेड़ बुन में थे। इन्हें तो कई लोगों ने ये भी सलाह दिया कि आप क्यों नहीं कैरेक्टर्स रोल्स कर लेते हैं, उनसे कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी झुके नहीं और ये बस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर उनका वो सही समय आ गया और इंडस्ट्री में इनका सिक्का वापस से दोबारा चल पड़ा। फिर इनकी फिल्में आई जानी दुश्मन, नागिन, और फिर जब फिल्म शान आई तो एक बार फिर ये साबित हो गया कि इनके फैंस आज भी इन्हें बहुत चाहते हैं और इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब बात करें सुनील दत्त साहब की लव स्टोरी की, तो ये बात शुरू वहाँ से होती है जब सुनील दत्त साहब रेडियो सिलोन में एज अ रेडियो जॉकी काम किया करते थे। उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था और उस समय उनका एक्टिंग से कोई भी वास्ता नहीं था। एक बार हुआ कुछ यूँ कि नरगिस इंटरव्यू के लिए आ रही थी और ये काम सुनील दत्त साहब को सौंपा गया कि आपको ही ये इंटरव्यू लेना है नरगिस का। तो वो अपनी तरफ से पूरे तैयार थे। उस समय नरगिस भारत की बहुत बड़ी एक्ट्रेस और बहुत मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। और जब वो इंटरव्यू के लिए आई तो सामने नरगिस को देख करके सुनील दत्त साहब नर्वस हो गए। वो एक सवाल तक नहीं पूछ पाए और हालत थी यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी नौकरी जाते जाते बच गई थी। इसके बाद इनकी दूसरी मुलाकात हुई फिल्म 2 बीघा ज़मीन के सेट पर। यह फिल्म विमल रॉय की थी। वहाँ पे नरगिस विमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त साहब वहाँ पे काम मांगने के लिए पहुँचे थे। जब नरगिस ने सुनील दत्त को देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उन्हें वो पुराना वाक़या याद आ गया था। फिर इनकी तीसरी मुलाकात हुई महबूब खान के फिल्म के सिलसिले में। वो फिल्म थी मदर इंडिया। इस फिल्म में सुनील दत्त साहब नरगिस के बेटे का किरदार निभा रहे थे और अक्सर ऐसा हो रहा था कि एक्टिंग के दौरान जब नरगिस सामने आ रही थी तो सुनील दत्त साहब नर्वस हो जा रहे थे और वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान नरगिस ने उनकी काफ़ी मदद की, उन्हें काफ़ी समझाया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचो मत, बस एक्टिंग पे ध्यान दो और एक्टिंग करो। इस तरह की कई चीज़ें उन्हें समझाए ताकि वो अच्छे से एक्टिंग कर सके और उन्होंने सच में अच्छे से एक्टिंग भी किया। और नरगिस के इन्हीं व्यक्तित्व के कारण शायद सुनील दत्त साहब को उनसे काफ़ी लगाव भी हो गया था। कहा जाता है कि मदर इंडिया में सुनील दत्त वाला किरदार पहले दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि नरगिस जो है मेरी हीरोइन है, मैं उनके बेटे के किरदार में कैसा दिखूंगा, मैं जमूंगा नहीं, ये कहकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और फिर ये फिल्म आ गिरी सुनील दत्त की झोली में और उन्होंने फिल्म में क्या अभिनय किया कि मज़ा ही आ गया। जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तब तो बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था, लेकिन अचानक से एक बार सेट पर एक भीषण आग लग गई जिसमें नरगिस बुरी तरह फंस गई। कि जब सुनील दत्त ने देखा
तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने जान पर खेलकर आग में कूद गए और नरगिस को वहाँ से बचाया। इस दौरान सुनील दत्त साहब थोड़े कहीं कहीं से जल गए और उन्हें कुछ चोटें भी आई, जिसके इलाज के लिए उन्हें फिर हॉस्पिटल पर एडमिट किया गया। और जब तक उनका इलाज चला तब तक नरगिस उनके साथ ही बैठी रही और उनका ख्याल रखती रही। इन्हीं सब चीज़ों से दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। जब सुनील दत्त साहब ठीक हुए तो एक बार कार चलाते चलाते उन्होंने नरगिस को प्रपोज़ कर दिया। तो फिर क्या था, नरगिस ने भी मुस्कुराते हुए उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और फिर दोनों में शादी हो गई। शादी से सुनील दत्त और नरगिस दत्त को 3 बच्चे हुए। सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा संजय दत्त, जो कि एक खुद बहुत बड़ा एक्टर है, और फिर बेटी प्रिया दत्त, जो कि अपनी मेहनत और काबिलियत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और फिर उनकी दूसरी बेटी नम्रता दत्त। 1984 आते आते सुनील दत्त साहब का एक दूसरा व्यक्तित्व देखने का मौका मिला। उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया और फिर धीरे धीरे बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक तरफ तो ये अपना पॉलिटिकल करियर बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नए ज़माने में नए अंदाज से अपने अभिनय का हुनर दिखा रहे थे। 1992 की फिल्म परंपरा और 1993 की फिल्म क्षत्रिय में इन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। 1968 में इन्हें पद्मश्री दिया गया और फिर 1995 में इन्हें लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। अब बात करें इनके द्वारा की गई फिल्मों की फहरिस्त की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट रही और काफ़ी सफल रही, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है एक है रास्ता का, जो कि 1956 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई मदर इंडिया, जो कि 1957 में रिलीज हुई और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई साधना, जो कि 1958 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई गुमराह, जो 1963 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई ये रास्ते हैं प्यार के, जो कि 1963 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई मुझे जीने दो, जो 1963 में रिलीज हुई और ये सेमी हिट रही। फिर आई वक्त, जो कि 1965 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई खानदान, जो कि 1965 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई मेरा शाया, जो कि 1966 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई हमराज, जो 1967 में रिलीज हुई और ये भी सुपर हिट रही। फिर आई भाई बहन, जो 1969 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई रेशमा और शेरा, जो कि 1971 में रिलीज हुई और ये डिजास्टर रही। और ऐसे ही कई बेहतरीन फिल्में सुनील दत्त साहब ने अपने फिल्मी करियर के दौरान दिए और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। इन्होंने सिर्फ अपना ही करियर नहीं बल्कि अपने बेटे को भी फिल्म रॉकी में लॉन्च किया और फिर 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS में वापस से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। ऑन स्क्रीन बाप बेटे की जोड़ी बहुत ही कमाल की लगी। हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और लोगों को खूब टच भी किया। जिस तरह से फिल्मों में इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया, उस तरह से पॉलिटिक्स में भी इन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। उन्होंने हमेशा जनसाधारण के लिए काम किया, हमेशा उनकी सहायता की, चाहे वो अभिनेता के तौर पे हो या फिर नेता के तौर पे। और फिर आखिरकार 25 मई 2005 वो दिन बन करके आया जब वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हार्ट अटैक से उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो मर के भी अपने फैंस के दिलों में अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने सभी के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ रखी थी अपने मेहनत और अपने काबिलियत से। तो चलिए अगली बार मिलते हैं, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए व्यक्तित्व को जानेंगे और उनकी रूपरेखा के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आपको ऑडिशन से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे माया ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ आपको हर तरह के ऑडिशंस मिलेंगे, चाहे डांसिंग के हो, सिंगिंग के हो या फिर एक्टिंग के। आप अभी जाकर के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अगली बार बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।